महाराष्ट्र चुनाव लगभग शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में दोनों गठबंधन महाविकास आघाड़ी यानी विपक्षी दलों का गठबंधन और सत्ताधारी दल यानी एनडीए के खेमे के लोग वो दोनों गठबंधन करके सीटों का तालमेल करके चुनाव प्रक्रिया में अपनी भागीदारी शुरू कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र से लेकर के हरियाणा के चुनाव का असर कैसे और मजबूत किया जा सके, बीजेपी इसकी रणनीति बना रही है कि महाराष्ट्र फिर से जीत जाए। वहीं विपक्षी दल इस बात की रणनीति बना रहे हैं कि कैसे सरकार बनी थी महाविकास आघाड़ी की, पार्टी तोड़ करके बीजेपी ने सरकार बना ली, तो कैसे बीजेपी को महाराष्ट्र में रोका जा सके और एक बड़ी एकता के साथ बीजेपी को वहां आगे बढ़ाया जाए। रोकने से बीजेपी को कहां चूक हुई कि हरियाणा में बीजेपी नहीं रुकी, उस चूक के बीच में जो एक फैक्टर है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का, उसने अपनी रैलियां शुरू कर दी है, कुछ सीटों का ऐलान किया है, कुछ दस्तावेज महाविकास आघाड़ी को सौंपे हैं, लेकिन मंशा साफ ये रखे कि कैसे हम बीजेपी को रोकें। तो आज के वीडियो में महाराष्ट्र को सिलसिलेवार समझने की कोशिश करेंगे, उन सीटों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और क्या महाविकास आघाड़ी इंडिया अलायंस का पर्याय बन पाता है कि नहीं, इसका विश्लेषण करेंगे। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो फिलहाल महाराष्ट्र जो कुछ दिन पहले इस बात के लिए सुर्खियों में था कि वहां एक नेता, पूर्व मंत्री, उनकी दिन दहाड़े हत्या हो गई, हत्या हुई। एक गैंग का उसमें नाम सामने आया, वो गैंग का सरगना जेल में बंद है, लेकिन माना यह जाता है कि वो जेल से इंटरव्यू भी दे लेता है, वो अपना गैंग चला भी लेता है, 700 शूटर उसके हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले दो व्यक्ति जो बेरोजगार और अशिक्षित थे और कूड़ा बीनने का काम पुणे में रहकर करते थे, उन जैसे लोगों को अपने गैंग में शूटर के तौर पर शामिल कर लेता है और वहां पर एक हत्याकांड को अंजाम दे लेता है। यह अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में जो वो घर है, उन उन शूटरों का, उनके घर पर कोई बुलडोजर नहीं चला, उनकी तरफ से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी के पैर में गोली नहीं लगी, कोई मतलब इस तरह का काम नहीं हुआ। हाँ, जो आरोपी हैं उनमें से अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है, लेकिन उस गैंगवार की शुरुआत, उस जो गैंग चलाता है उसका सरगना, उसके लोग लगातार अपने बयान, अपनी धमकी मीडिया में दे रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं और देश का खुफिया तंत्र ऐसा लगता है कि ये सब होने दे रहा है। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई कि उसमें से एक शूटर का पुलिस की कस्टडी में भी इंटरव्यू हो गया। ये क्या सामान्य परिस्थितियां हैं? क्या शूटर ऐसे ही इंटरव्यू दे सकता है? हालांकि बाद में कुछ कार्रवाई लोगों पर हुई है, लेकिन ये किसके निशानदेही पर हुआ? महाराष्ट्र इन दिनों इस तरह की चर्चाओं में घिर गया। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, उन्होंने 6 महीने पहले उस अपराधी का नाम लेकर के कहा था कि हम महाराष्ट्र को गैंगवार की आग में झुलसने नहीं देंगे, हम मिटा देंगे लोगों को। लेकिन फिर उसी अपराधी का नाम आया, लॉरेंस बिश्नोई का, और वही आरोप लग रहा है कि उसकी गैंग के लोग ये सब कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र इतना तनाव में है, जबकि उत्तर प्रदेश होता तो बहराइच में दंगा होता, पैर में गोली मार दी जाती, गिरफ्तारी होती, बुलडोजर चलाने की तैयारी होती, लेकिन महाराष्ट्र में भी वही बीजेपी की सरकार है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो सरकार अपना चलाने का तंत्र होता है। तो उत्तर प्रदेश से एक रिश्ता महाराष्ट्र का इस तरह से ही नहीं बनता। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है इंडिया गठबंधन का समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन में एक बड़ी भूमिका निभाते हुए उत्तर प्रदेश के चुनावों में बीजेपी को रोकने में बड़ी कामयाबी हासिल की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का पीडीए एनडीए को रोकने में कामयाब रणनीति साबित हुआ और उसके बाद वो लगातार इस बात को साबित करते रहे कि इंडिया अलायंस को और कैसे मजबूत किया जाए और बीजेपी को
देश की कुर्सी से हटाया जाए, राजनीतिक लड़ाई लड़ते हुए एनडीए को पीडीए हराए, इस रणनीति के साथ वो लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि हरियाणा में भी ये रणनीति पर काम करना चाह रहे थे, लेकिन हरियाणा में एक भी सीट कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को नहीं दी। फिर समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि हरियाणा में वो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। अब बारी है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र अब सुर्खियों में चुनावों के जरिए भी है। महाराष्ट्र में चुनावों की घोषणा हो चुकी है। मैं पिछले दिनों कई बार महाराष्ट्र गया और वहां समझने की कोशिश की। महाराष्ट्र में जो सबसे पहली बात मुझे समझ में आई, पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से शिवसेना को तोड़ करके एकनाथ शिंदे को अपने साथ लेकर के सरकार बनाई। महाभ्रष्टाचारी कहे जाने वाले अजित पवार को शरद पवार की पार्टी एनसीपी तोड़ करके अपनी सरकार में शामिल किया। इस बात को लेकर वहां के लोगों में ठीक ठाक नाराजगी है। यानी एनसीपी उद्धव गुट और शरद पवार नहीं, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव गुट, इन दोनों के बीच जो एक इमोशन है, उनका कैडर उनकी इमोशन से जुड़ा हुआ है, पार्टी से जुड़ा हुआ है। पिछले लोकसभा चुनावों में भी इसका असर देखने को मिला और महाराष्ट्र में एनसीपी, शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि दावा यह किया जा रहा था कि जो दगाबाज घोषित कर दिया जाएगा शिवसेना का एकनाथ शिंदे, उसे बिल्कुल सीटें नहीं मिलेंगी, अजित पवार को बिल्कुल सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन उतना दावा सही साबित नहीं हुआ। एकनाथ शिंदे की पार्टी को भी सीटें मिली और वो दगाबाज साबित नहीं हुए। लेकिन शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट को लेकर एक सिंपैथी है। कांग्रेस इस सिंपैथी को कितना चैनलाइज कर पाती है, इस बात को लेकर के महाराष्ट्र में एक अंडरकरेंट है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी चूंकि बहुत सक्रिय है। महाराष्ट्र ज्ञानदेव नामदेव तुकाराम की जमीन है, फूले की जमीन है, डॉक्टर अंबेडकर की कर्मभूमि रही है। किसान आंदोलन महाराष्ट्र में बहुत मजबूत रहा है, खासकर विदर्भ के इलाके में तो आज भी बीजेपी के खिलाफ बहुत ज्यादा माहौल है। तो ये सब पृष्ठभूमि भी बीजेपी को कमजोर करेगी, चुनौती पेश करेगी। इस तरह के सकारात्मक पहलू महाविकास अघाड़ी के पक्ष में है। लेकिन एक चुनौती है, वो ये कि लोकल लीडरशिप कई जगह समझौता परस्त होकर के ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़ती, जिसमें सबसे बड़ा नाम कांग्रेस पार्टी का आता है। कांग्रेस पार्टी के लोकल लीडरशिप में अगर यह तालमेल बना लिया जाए कि हम सीटों का बंटवारा अच्छे से कर लेंगे, जैसे मीडिया में जब बयान आया तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत से लेकर के कई नेताओं के बयान आए कि बड़े लेवल पर सीट शेयरिंग हमने कर ली है, कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है जिसके बारे में अंतिम निर्णय हाईकमान लेगा। एनसीपी की तरफ से भी ऐसे ही कुछ संकेत है। सुप्रिया सुले उनकी बड़ी चेहरा हैं जो लगातार गठबंधन को आगे बढ़ाने में काम कर रही हैं। शिवसेना की तरफ से, उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत का बयान मीडिया में आया और वो ये बात कह रहे कि जल्दी से जल्दी हम कांग्रेस को चाहते हैं कि वो सीट शेयरिंग कर ले। विडंबना और विरोधाभास देखिए कि 3 पार्टियां हैं महाविकास अघाड़ी की, लेकिन आज की तारीख तक जब हम बात कर रहे हैं 19 अक्टूबर, लगभग 1 महीना बचा है, केवल 1 महीना, और महाविकास अघाड़ी की तरफ से अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो पाई है। ऐसा भी नहीं हुआ है कि कुछ सीटों पर घोषणा हो जाए, बाकी जहां पेच फंसा हो उस पर बाद में हो, अभी सारा पेच फंसा हुआ है। हालांकि ये बात भी दीगर है कि बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से भी सीटों का कोई बहुत स्पष्ट बंटवारा हुआ नहीं है, लेकिन वहां चूंकि मामला कुछ बनता नहीं है, एकनाथ शिंदे क्या ही बोलेंगे, अजीत पवार क्या ही बोलेंगे बीजेपी से कि कौन सी सीट हमें दीजिए, कौन सी नहीं दीजिए, उनकी कोई आइडेंटिटी तो बची नहीं है। जो बीजेपी कहेगी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो कहेंगे, इंडिया की तरफ से वो सीट बंटवारा हो जाएगा। चुनौती महाविकास अघाड़ी के लिए 3 अलग अलग पार्टियां हैं, तीनों का अपना काम करने का तरीका है, तीनों का अपना दावा है और इसके बीच में वो दावा भी पुख्ता नहीं हुआ है।
उस दावे को एक छोर से अखिलेश यादव ने और एक एंगल से जोड़ा है। समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र में कोई बहुत बड़ा जनाधार हो, यह बात उचित नहीं है, लेकिन बिल्कुल जनाधार ना हो, यह बात और भी उचित नहीं है। एक जमाने में समाजवादी पार्टी के 6 एमएलए वहां चुनाव जीता करते थे। आज के तारीख में समाजवादी पार्टी के 2 एमएलए हैं और खुद प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी वहां एक बड़ी मजबूती से समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव और अबू आसिम आजमी ने 12 सीटों की एक सूची पूरे विवरण के साथ किन वजहों से वो सीटों को दावेदारी में रख रहे हैं। मालेगांव से लेकर धुलिया पर 2 रैली अखिलेश यादव ने कर दी। उन सूचियों के साथ अखिलेश यादव एक ऐसे सुलझे हुए नेता की तरह, उन्हें स्पष्ट है कि बीजेपी को हर हाल में सरकार में आने से रोकना है। भारतीय जनता पार्टी सरकार से बेदखल हो, इस बात को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए उनका पीडीए बहुत कारगर है। लेकिन अखिलेश यादव ने एक बढ़त ले ली। अभी तक कोई चुनावी जनसभा उस तरीके से महाराष्ट्र में नहीं हो पाई, लेकिन महाराष्ट्र में पहली चुनावी जनसभा खुद अखिलेश यादव ने की। 18 और 19 तारीख यानी 2 दिनों के भीतर मालेगांव और धुलिया में 2 जनसभाएं की। मालेगांव की जनसभा रात की थी, शाम ढल रही थी, सूरज डूब चुका था और आसमान में बादल छाए हुए थे और बारिश होने लगी। फिर भी एक ऐसी पार्टी जिसका मूल जनाधार उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उसके नेता जब उत्तर प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र में रैली करने गए तो बारिश में भीगते हुए भी लाल टोपियां पूरे परिसर में दिखती रहीं। अखिलेश यादव ने बारिश में भीगते हुए भी जनसभा को संबोधित किया। तो उसके बाद दूसरी जनसभा धुलिया में हुई। ये 2 सीटें ऐसी पुख्ता सीटें हैं जिस पर समाजवादी पार्टी दावा कर रही है। इसके अलावा 4 सीटें और हैं जिस पर आज कुछ कुछ वक्त पहले समाजवादी पार्टी के एमएलए हुआ करते थे, उन पर भी दावा किया जा रहा है और कुछ सीटें और जहां का समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता है, उसको भी अखिलेश यादव ने वहां साझा किया। क्या होगा महाविकास आघाड़ी के सामने? क्या मध्य प्रदेश और हरियाणा की तरह कांग्रेस पार्टी की लोकल लीडरशिप, क्योंकि अंदर की सूचनाएं ये बताती हैं कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी के लेवल पर एक सहमति इस बात की है कि 2 सीटें कांग्रेस कम लड़े चलेगा, लेकिन बड़ी एकजुटता, बड़ा गठबंधन बना करके बीजेपी को रोके, इसके लिए कोई कुर्बानी देनी हो तो कांग्रेस पार्टी कुर्बानी दे। लेकिन पिछले दिनों का अतीत रहा जिसका नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ा। मध्य प्रदेश में जब टॉप लीडरशिप कुछ और कहती थी, कमलनाथ ने गठबंधन नहीं होने दिया, जिसका नुकसान ये हुआ कि कमलनाथ बुरी तरह से कांग्रेस को बर्बाद कर गए मध्य प्रदेश में। वही वही गत भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से आई हरियाणा में और वहां पे उन्होंने अनावश्यक टिप्पणियां कर दी कमलनाथ की तरह की, अरे भाई छोड़ो, अखिलेश वखिलेश से लेकर के यहाँ पर कहा उसका पार्टी का कोई जनाधार नहीं। भाजपा से अभी तक कांग्रेस गठबंधन धर्म नहीं सीख पाई है, जबकि टॉप लीडरशिप समझ रही है। आप राहुल गांधी को जब कभी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी के खतरे को भांपते हैं, इसलिए बड़ा दिल दिखाते हुए गठबंधन को बड़े आकार में खींचना चाहते हैं। लेकिन लोकल लीडरशिप, राज्य की लीडरशिप कई जगहों पर यह मुश्किल पैदा करती जा रही है, जिसके चलते राज्यों में गठबंधन कई जगह नहीं हो पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जहां तक सवाल है, अखिलेश यादव ने जो भूमिका उत्तर प्रदेश में निभाई है, भले ही वो 12 सीटों का दावा उनका अतिशयोक्ति हो, लेकिन जब भी बार्गेनिंग शुरू होती है तो मांग अधिकतम रखी जाती है। जब टेबल टॉक होती है तो टेबल टॉक पर वो बीच का रास्ता निकाल करके 2 सीटें, 4 सीटें, 6 सीटों तक बात बन जाती है। लेकिन क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी इस भूमिका में है? जैसे कई बार आरोप लगाया अबू आसिम आजमी ने, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि पहले 8 अक्टूबर के आसपास की तारीख दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई सी बैठक में हमें बुलाया तक नहीं गया, हमसे बातचीत तक नहीं की गई। कई बार ये भी होता है कि गठबंधन में बात बन ही ना पाए, जैसे कोई पार्टी अपने नेताओं को भी टिकट नहीं दे पाती, एक एक जगह पर 3 से 4 बड़े दावेदार होते हैं,
लेकिन अगर पार्टी सक्षम है राजनीति करने में, तो वो एक टिकट देकर के बाकी दो को संतुष्ट करती है। और जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सबसे मजबूत स्तंभ हो इंडिया गठबंधन का, पूरे देश में आज की तारीख में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो समाजवादी पार्टी, और राहुल और अखिलेश की एक ट्यूनिंग बनी हो। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में राहुल और अखिलेश की जो आत्मीय तस्वीरें आई, उन्होंने भी उस केमिस्ट्री को मजबूत किया कि हाँ, टॉप लीडरशिप के लेवल पर एक अच्छी केमिस्ट्री बनी है। दोनों आरएसएस और बीजेपी के खतरे को समझते हैं, दोनों देश के नौजवानों बेरोजगारों की बात करते हैं, दोनों जाति जनगणना की पैरोकारी करते हैं, दोनों संविधान को बचाने की बात करते हैं, दोनों बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, समाजवादी अम्बेडकरवादी विचार का भारत बनाना चाहते हैं। इसलिए शीर्ष नेतृत्व में एक बेहतर तालमेल दिखता है। लेकिन राज्य नेतृत्व कई बार इस तरह के कूटनीति में चूक जाता है, जिसका असर यह होता है कि छत्तीसगढ़ से लेकर के मध्य प्रदेश, हरियाणा से लेकर के कई राज्यों में उसका नुकसान उठाना पड़ता है। उम्मीद है कि महाविकास अघाड़ी बहुत जल्दी कोई तालमेल बना लेगा, और जो मौका हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के पास था, उससे बड़ा मौका महाराष्ट्र में। मैं महाराष्ट्र गया हूं, उस सिलसिले में उस आधार पर मैं आपको ये साझा कर रहा हूं कि महाराष्ट्र की जनता बीजेपी से त्रस्त है। लेकिन बीजेपी से त्रस्त तो हरियाणा की जनता भी थी, गांव में घुसने नहीं दे रही थी, बीजेपी सरकार बना ले गई, आज की तारीख में उनका एक मुख्यमंत्री है। तो अखिलेश यादव ने जो बात कही थी कि सबक सीखते हुए, दिल बड़ा करते हुए, अगर एक बड़ी दूर की राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी तैयार होगा, तो भाजपा के लिए महाराष्ट्र एक बहुत मुश्किल लड़ाई होने जा रहा है। आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।